आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यम पिछले 3 सालों से नेट जेआरएफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के जो एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूं। इस बार जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से दो लोग हमारे बीच हैं, दिव्यानी जी और प्रिया सहारन जी। देवयानी लाठर जी हरियाणा से हैं और आपने अपने मास्टर डिग्री में और बैचलर डिग्री में यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं। प्रिया सहारन जी राजस्थान जयपुर से हैं और आपने भी बहुत सारे सम्मान वहां से, जैसे गार्गी अवार्ड और भी अपने कॉलेजेस में आप टॉपर रही हैं। इस बार 2023 का जो एग्जाम हुआ है जेआरएफ आप लोगों ने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो ये इतना एक नेशनल लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। दोनों लोगों का स्वागत है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद मैं आप लोगों से जरूर आप लोगों के फीलिंग जानना चाहूंगा कि जैसे रिजल्ट आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा तो कैसा फीलिंग था, पहला आपकी क्या अनुभूति थी इस रिजल्ट को, इस परिणाम को देखने के बाद। जी दिव्यानी जी। सर जैसे सभी लोग बोलते हैं कि एक बारी को तो यकीन नहीं होता है, दोबारा से चेक करते हैं कि ठीक देख रहे हैं ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। जी और फिर सर बहुत अच्छा भी लगता है कि इतना हार्ड वर्क किया था, इतना इतना डेडिकेशन और इतने सब कुछ के साथ अपने पढ़ाई करते हैं और फिर जब उसका रिजल्ट मिलता है तो मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता सर। बहुत बहुत अच्छा लगा था और एक एक स्टेप अपने गोल के हम आगे बढ़ जाते हैं उस चीज को लेके। फैमिली वाले भी और खुद जी भी बहुत खुश हुए थे सर सब। बिल्कुल। तो नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा वीडियो स्टक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बात करते रहेंगे। प्रिया जी आप बताएं कि आपका क्या रिएक्शन था और फिर घर वाले परिवार यानी माता पिता जी का कैसा रिएक्शन था। जी। सर मेरा तो रिजल्ट से पहले जब आंसर की आई थी तो मेरा रिएक्शन उस दिन था, क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट उसी दिन पता चल गया था। तो मैं उस दिन ऐसे एक्साइटेड थी जैसे मेरा जेआरएफ हो गया है। मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था, फ्रेंड्स को बता दिया था, मुझे पता था हो जाएगा। तो डेफिनेटली सर वो मतलब वो हर किसी यूजीसी नेट एस्पायरेंट का सपना होता है कि उसका जेआरएफ क्लियर हो। जी 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 बिल्कुल। तो अच्छा बहुत मैं तो उसी दिन बहुत एक्साइटेड थी सर। आपने बिल्कुल मुझे ऐसा आपने बताया भी था पिछले दिनों जब आपका रिजल्ट आया था तो आप लोगों ने मैसेज करके बताया था। और बेसिकली आप जी जब जिस दिन सफल होते हैं तो आप ही सफल नहीं हो रहे होते हैं, माता पिता भी सफल हो रहे हैं, हो रहे होते हैं। इसीलिए उनका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने अपने पूरे फैमिली को पूरा गौरवान्वित महसूस कराया है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। इस पूरे एग्जाम के दौरान जो आपको सुन रहे होंगे, जो लोग भी सुनेंगे कल को, उन्हें आप जरूर इस बात को बताइएगा कि ये एग्जाम आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में कितना आपने समय दिया, कितना चैलेंजिंग था ये। जी प्रिया जी। ये सर बिल्कुल आज के टाइम पे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप इसको क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरी मेहनत देनी पड़ती है, पूरा टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर मेरी जर्नी की मैं बात करूँ तो पिछला लगभग लगभग 1 साल सर मैंने पूरा लाइब्रेरी में निकाला है। सुबह से जी लेके शाम तक मुझे नहीं पता सर कब सुबह हुई कब शाम हुई। मैं बस लंच करने बाहर जाती थी। मैंने अपनी स्टडी को 13 आवर 14 आवर स्टार्टिंग में तो मतलब इतना टाइम दिया है। तो बिल्कुल आपको मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़नी होगी अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं तो। जी जी। अच्छा साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि पूरे लगभग जो है 1 सालों तक आपने प्रिपरेशन किया और काफी आवर्स, जो नंबर ऑफ आवर्स आपने लगाए 12 घंटे के करीब। क्या ये 12 घंटे पूरे 1 साल के दौरान ये 12 घंटे रोज लगे या फिर कहीं ऐसे भी होता है कि नहीं थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम चलता है। सर जैसे जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कवर करने के लिए पेपर 1 को भी टाइम देना पड़ता है, पेपर 2 को भी। और थोड़ा तब डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, तो उस टाइम मैंने इतना ज्यादा टाइम दिया था। उसके बाद जैसे ही एक बार मेरा सिलेबस कवर हो गया तो वो टाइम रिड्यूस होता चला गया। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। बहुत बहुत बधाई फिर से मैं देना चाहूंगा क्योंकि आपके मार्क्स मैं देख पा रहा हूँ कि आपने 73 क्वेश्चंस पेपर 2 यानी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में प्राप्त किए हैं और 33 क्वेश्चन यानी 66 मार्क्स आपने पेपर 1 में प्राप्त किए हैं, तो ये बड़ा मार्क्स है। देवयानी जी सेम सवाल मेरा आपसे है
कि इस पूरे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपने कितना समय दिया, और पूरा जो आपका टाइम पीरियड था, जो ड्यूरेशन प्रिपरेशन का था, उसमें किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए? जी। सर, मेरा सबसे पहले तो नेट हो गया था। जी। सर, मैं ये बात बताना चाहूंगी, तो अभी और एस्पिरेंट्स भी हैं। आपको नेट तक पहुंचने में जितनी मेहनत लगती है, उसकी डबल मेहनत नेट से जेआरएफ में लगती है। वो जो और समझ नहीं आता है कि कहाँ लैग कर रहे हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ये सब चीजें ही आपको, मतलब अगर आपने ये चीजें समझ ली कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो जेआरएफ थोड़ा इजी हो जाएगा। जी। सर, मेरे को टाइम, इससे पहले मैं 2 बार दे चुकी थी, और अब मेरा इस बार फाइनली जेआरएफ हो गया है। और टाइम, सर, इतना ही था। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एक दिन में आपने कितने घंटे दिए हैं, और कितने पीरियड ऑफ टाइम तक आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पूरे एग्जाम में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको कई बार पढ़ने का मन करता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, या फिर कई बार डिमोटिवेशन भी होता है, ऐसे सस्पिशन भी होता है कि क्या हम इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कंपैरिजन भी करने लगते हैं एक दूसरे से। उससे कैसे, उन चैलेंजेस से कैसे आप लोग निपटते हैं? सर, ये इनर मोटिवेशन ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज को अर्न करना चाहते हैं, किसी चीज को आपको किसी चीज में सक्सेस चाहिए, जी। तो वो आपको कोई सेकंड पर्सन नहीं उस चीज के लिए मोटिवेट कर सकता है। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। अब मुझे जब भी ऐसा लैक ऑफ मोटिवेशन होता था सर, जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे भी इतनी सारी वीडियोस हैं, आप जो ऑलरेडी जेआरएफ होल्डर्स हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं, उनको देख के और उनसे आपको थोड़ा मोटिवेशन भी और गाइडेंस भी मिलता है। जी। जी। आपकी वीडियोस भी आपकी वीडियोस तो सर ऐसे भी कोई देखेगा तो उसमें भी बहुत मोटिवेशन होता है। आप कहीं ना कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड छोटा छोटा कुछ भी बताते रहते हैं कि जो स्टूडेंट को बहुत हेल्प करता है सर। जी। जी। और ये तो अपने अंदर ही है, अगर आपको चाहिए वो चीज तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सेम सवाल मैं अगर आपसे नहीं प्रिया जी। भी, जी। जी। जैसे सर देवयानी जी ने बोला कि बिल्कुल इनर मोटिवेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कभी कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 या 2 दिन ऐसा जरूर आता है कि हमें लगने लग जाता है क्या यार इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, ये हो गया वो हो गया, मतलब डाउन सा फील होने लग जाता है। तो जी। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक तो टेस्ट वगैरह देते रहिए, तो उसमें अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, जैसे मेरी हमेशा ही रैंक अच्छी आती थी, तो वो एक चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। अच्छा। दूसरा, मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो मेरे टीचर्स थे उनसे मेरा काफी अच्छा कांटेक्ट रहा है। तो जब भी मुझे ऐसी चीजें फील होती थी, मैं उनसे मतलब बात कर लेती थी या गाइडेंस ले लेती थी, तो वो चीजें मुझे बिल्कुल कभी बिल्कुल। डिमोटिवेट नहीं होने देती। जी, तो जब जैसे आपको पता है कि आपके सीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके एल्डर हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, जब भी आपको ऐसा मौका, मतलब ऐसा लगे कि नहीं मैं डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मतलब डायरेक्शन लेस होने की वजह आप उन लोगों से पूछे जो एक्सपीरियंस है। सही बात है, आपने बताया। इसके जी बाद मैं आप लोगों से अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ प्रिया जी, कि ये पेपर 2 और पेपर 1 है ना, पेपर 2 जो है वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अपन स्टूडेंट्स हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कंटेंट को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से आप सर्च करते हैं, और कैसे आपको पता चलता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये सवाल। और दूसरी बात है कि पेपर 1 को भी आप इसमें बाद में इंक्लूड जरूर करिएगा। जी। जी सर, इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे जब तक मैंने आपका कोर्स वो नहीं किया था, ज्वाइन नहीं किया था, तो हम्म। मैंने मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक तो इतना नया सब्जेक्ट है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट भी है। तो इसका हम्म। कंटेंट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैंने हम्म। इससे पहले गूगल, यूट्यूब, मतलब हर तरह से, हर जगह से ढूंढा था, लेकिन मुझे प्रॉपर कंटेंट कहीं नहीं मिला था। तो जी। फिर जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया था ना, तो एक चीज मैं श्योर करना चाहती हूँ सबको। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप अगर सर के साथ हैं तो आप सर का कंटेंट अंधे होके पढ़िए, आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। हम्म। अच्छा। बिल्कुल, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो करिए। हाँ, जी मुझे जी लगता है कि बिल्कुल। काफी पिछले 3 सालों के एक्सपीरियंसेस के आधार पे मैं कह सकता हूँ, पिछले दिनों अन अकेडमी पे 2 साल से ज्यादा मैं फैसिलिटेट किया था।
तो बहुत सारे कंटेंट को ढूंढ के या फिर बहुत सारी किताबों या फिर रिसर्च पेपर को पढ़ के कंटेंट बनाया है गाइज आप लोगों के लिए। सही बात है प्रिया जी जो कह रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक एजुकेटर के भरोसे रह जाएं। मुझे लगता है कि सारा पूरी उपलब्धि जो है वो आप लोगों की बदौलत लगता है, और लगने की क्या बात है, आप लोगों की बदौलत ही पूरी उपलब्धि है। बस ये है कि एक पिन पॉइंटेड जो है नोट्स मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सेम सवाल मैं पेपर वन के लिए भी पूछता हूँ कि पेपर वन को आपने किस तरीके से उसका कंटेंट को अवेल किया और कैसे आपने प्रिपेयर किया जी। जैसे पेपर वन में सर अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आईसीटी पढ़ना पड़ता है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ता है, मैथ्स डीआई भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके लिए मेरा क्या रहता था, जैसे मेरा यूजी में साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने जी। एज सच डीआई और मैथ्स कभी नहीं पढ़े इस पेपर के लिए, वो हम्म। मेरा हो जाता था। और बाकी चीजें रही तो जैसे मेरा मानना ऐसा है कि जैसे कोई टीचर आईसीटी अच्छा पढ़ाता है तो कोई पीडी अच्छा पढ़ाता है, तो आप क्या कर लीजिए, जैसे कुछ टीचर्स को चूज कर लीजिए अलग अलग यूनिट वाइज, 2 या 3, ज्यादा मत करिए, और उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ उनका कंटेंट फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से पढ़ लिया, आज जी वहां जी। से पढ़ लिया। अपने टीचर स्पेसिफिक करिए और हमेशा उनसे ही पढ़िए लास्ट तक। ठीक है। और सेम सवाल है दिव्यानी जी कि आपने पेपर वन के कंटेंट को आप कैसे अवेल कर पाती हैं, और आपको क्या लगता है कि इतना पढ़ना सफिशियंट रहेगा या फिर आपको लगता है कि कितना भी पढ़ लें कम ही रहता है? हाँ जी सर, मेरी पूरी प्रिपरेशन जो बेस थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बेस थी सर। जी। जी मैंने स्टार्टिंग ही, बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैंने विद टाइमर आप मॉक टेस्ट में लगाती थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते थे। जी। जी मैं उसको सॉल्व करती थी और मैं अपनी मिस्टेक्स देखती थी कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ है, कौन सी यूनिट मेरी स्ट्रांग है और कौन सी मेरी वीक है। जो जो मेरे वीक पॉइंट्स मेरे को लगते थे मैं उन पे फिर वर्क करती थी। ऑनलाइन वीडियोस भी आपको फर्स्ट पेपर के लिए तो सर इतनी इंफॉर्मेशन है, बस आपको चूज करना है। आपको जी। चूज भी जी कैसे करना है कि जो आपके वीक पॉइंट्स और वीक टॉपिक्स हैं, आप उनके ऊपर जितनी वीडियोस हो सकते हैं देखो, जितना डेटा आप सर्च कर सकते हो गूगल पे उसके बारे में पढ़िए उतना ज्यादा। फिर मैं क्या करती थी, थोड़ा पढ़ा मैंने, फिर से मैं सॉल्व करती थी, फिर वीक पॉइंट्स देखती थी, फिर से वो जो प्रोसेस है वो बार बार तब तक आप उसको करते जाइए जितनी कट ऑफ है। जैसे 70% है तो एटलीस्ट आप अपना टारगेट 80% रखिए, तभी जाके वो 70% पेपर में आके निकलता है। तो मैं अपना टारगेट ऐसे रखती थी कि 80% मेरे को स्कोर करना है, और ये प्रोसेस में तब तक PYQs के विद टाइमर पेपर वन के लिए भी पेपर टू के लिए भी मैं सॉल्व करती थी। और जो मेरे वीक पॉइंट्स होते थे फिर मैं उसको दोबारा से पढ़ती थी, जो भी टॉपिक्स हैं। फर्स्ट पेपर के लिए तो सर बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जी। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कमी है उसकी। बट पेपर टू के लिए तो सर आप ही हैं। मैंने आपको, मेरे को याद है एक बार आपको मैंने जब मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा था तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर मुझे आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है। मैं किसी रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई थी। बट सर मैं ये चीज बोलूंगी, आपका कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी है, और स्टूडेंट्स मतलब अगर आपका एक बेस है तो भी, और नहीं है तो फॉर श्योर नहीं, अगर एक बेस भी नहीं है तो फॉर श्योर आपकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और वहां जेआरएफ तक की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए आप बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सर। और आपकी फ्री क्लासेस का कंटेंट, मुझे नहीं लगता सर कोई भी ऐसा इतना क्वालिटी कंटेंट आपका प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू। अब ये बात जो है आपने कही कि पेपर टू के लिए कंटेंट सफिशियंट है वहां पे। अच्छा, इसमें एक थोड़ा स्पेसिफिक होकर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पेपर टू में 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट्स में से किस यूनिट का वेटेज ज्यादा देना चाहिए हमें? सर 10 यूनिट्स हैं और लगभग हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, और अब तो ऐसे होने लग गया कि अराउंड 30 टाइम्स तो एग्जाम हो ही जाता है पेपर वन का, जैसे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। जी जी। तो किसी में कोई लाइक टीचर एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा दे दिया, किसी में टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत दे दिया। जी लेकिन अगर हम जनरली देखें तो सर रिसर्च तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही पेपर के लिए। जी। जी रिसर्च, आईसीटी भी हमारा लगभग दोनों पेपर में कवर होता है।
और सर टीचिंग एप्टीट्यूड भी, क्योंकि आपको इस आगे इस प्रोफेशन में जाना है तो उससे भी काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं सर। जी जी। तो पेपर 2 स्पेसिफिक होकर अगर बता पाएं कि पेपर 2 में कौन से यूनिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सबको इक्वल देना चाहिए, बताएं। सर पेपर 1 में, सॉरी पेपर 2 में तो फर्स्ट यूनिट में जो सब कुछ है, फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री, थ्योरीज, एवरीथिंग इज देयर। उसमें अगर आप वो आपकी स्ट्रांग है तो हाफ बैटल तो आपने वहीं जीत लिया, अगर आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत स्ट्रांग है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा प्रिया जी, सेम मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि पेपर 2 में जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन पहला यूनिट है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दूसरा, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग हो गया, चौथा हमारा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसके बाद पब्लिक रिलेशन, मीडिया लॉ, मीडिया प्रोडक्शन, आईसीटी एंड मीडिया, फिल्म वाला यूनिट, लास्ट का जो मीडिया रिसर्च है, इसमें इसको किस तरीके से वेटेज दिया जाना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए? सर वेटेज की बात करूँ तो यूनिट 1 और यूनिट 10 नो डाउट आप 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, क्योंकि रिसर्च दोनों ही पेपर में आता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूनिट 1 हमें पता है कि हमेशा ही 10 से 15 क्वेश्चन तो आप ऑन एवरेज लेके चलिए, वहां से आने ही आने, क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं यूनिट 1 में। उसके जी अलावा आप जैसे आईसीटी वाली यूनिट है, उसको भी अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि दोनों पेपर में जो आपके मार्क्स गेन कर रही है ना, आप उस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा बाकी यूनिटें तो सारी ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि स्किप करना है कुछ भी। अच्छा, कोई स्कोरिंग यूनिट हो सकता है क्या आप लोगों के मुताबिक कि इन दोनों पेपर में कौन कौन से स्कोरिंग यूनिट हैं, या फिर सब सर इक्वल पेपर है? 2 में तो फॉर श्योर यूनिट 1 और यूनिट 10 स्कोरिंग है, ठीक है। और यूनिट 1 के लिए तो आपने जो मैराथन किया है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, उसमें सब कुछ है, सब अच्छा कुछ अच्छा। कवर है। उसमें विद एमसीक्यूज आप सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे थे सर, मतलब स्टूडेंट्स के लिए मस्ट वॉच है वो फर्स्ट यूनिट। तो अगर आप वो भी देख लेते हैं कंप्लीट, मैंने तो वो 2 बार देखा है सर एक बार ही भी नहीं, 2 बार देखा है मैंने। एक बार तो जब आपने कराया था तभी, और एक बार ही फिर से मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने दोबारा भी उसको देखा कि कुछ मिस ना हो गया हो मेरे से। लर्नर्स को मैं बता दूं कि सेन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे 10 घंटे का एक लगातार मैराथन सेशन है, जिसमें पूरा यूनिट 1 कंप्लीट है, उसमें 10 घंटे से कुछ ज्यादा का ही वीडियो है। तो एक दिन हम लोग बैठ के उस पूरे क्लास को कर रहे थे, मेरा 5 घंटे पढ़ाने का एक माइंडसेट था कि मैं 5 घंटे तक पढ़ा पाऊंगा, लेकिन उस समय लाइव क्लास में ढेर सारे ऐसे एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने उत्साहवर्धन करते गए और फिर मैं पढ़ाते गया। पूरा लैंडमार्क एक वीडियो बन गया है, जाके जरूर देखिएगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिया जी, अब अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि इस पूरे जो जर्नी है, उस जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उन समस्याओं में जो आप जैसे मान लीजिए हेल्थ की इशू हो गए हैं, आपके मेंटल जो ट्रॉमा हो सकते हैं, कभी कई बार इमोशनल ब्रेकअप होता है, तो उससे कैसे निपटना है? सर देखिए, ये चीजें पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है, और ये हर इंसान के साथ होता है, अपने साथ नहीं होता, फेलियर के साथ भी होता है, एक टॉपर होता है उसके साथ भी होता है। उसको एक बहुत नॉर्मल चीज कंसीडर करके लेके चलिए। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, जो लोग अगर नेगेटिव है तो उनसे दूर रहिए, या कोई भी चीज आपको नेगेटिव वाइब्स देती है तो उससे आप दूर रहिए। बाकी कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने मेहनत की है, तैयारी की है, तो ये कभी कभी मतलब बुरा लगना, अप्स डाउन आना, ये चीजें बहुत नॉर्मल है। तो मतलब सर एक लाइन बोली जाती है कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनकी जीत पक्की होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मतलब इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। आप जी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, किसी चीज को अपना पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, तो आपकी जीत क्यों नहीं होगी? अगर आपकी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भले ये कठिन एग्जाम हो सकता है, लेकिन होता उन्हीं का है जो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, ये बड़ी बात है। जी जी। देवयानी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप कई बार ऐसा होता है, आपने बताया कि आप मैरिड हैं और बहुत सारी ऐसे फैमिली जो वर्क होते हैं, है ना, डेली वर्क होते हैं, उसको भी आपको करना होगा आई थिंक। तो उन सब चीजों से, उन उन सारे वर्क से अपने आपके लिए टाइम बनाना, बचाना और उसको पढ़ना,
ये कितना चैलेंजिंग है। और जब भी कभी कई बार फैमिली में होता है चीजें, समस्याएं ये हमारे अकॉर्डिंग जो है मतलब लाइफ नहीं चलती, कई बार किंतु परंतु होते रहते हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं, है ना, चैलेंजेस आते रहते हैं, तो उससे कैसे निपटना है अपने आप को, फिर फोकस कैसे रखना है? जी। हाँ सर, ऐसे टाइम में एक तो आपकी फैमिली बहुत मैटर करती है, स्पेशली जी। मेरे केस में। सर मेरी फैमिली है, अब मुझे सब कुछ मैनेज करना है और उसके साथ फिर पढ़ाई भी देखनी है। तो सर अगर सब कुछ जैसे नॉर्मली एक हाउसवाइफ करती है, अगर मैं वो सब करती तो मुझे नहीं लगता सर मेरा जेआरएफ हो जाता। तो हम्म। इसका क्रेडिट पूरा पूरा सर मेरी फैमिली को जाता है। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड ने तो इवन मेरे को मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प करी है। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था तो ही हेल्प मी अ लॉट। मैं सारा क्रेडिट मैथ्स का तो उन्हीं को देती हूँ। और सर मेरी मदर स्पेशली मेरे साथ रहती हैं, वो इसी वजह से कि मैं अपना स्टडी पे फोकस कर पाऊँ। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 90% तो ये मेरी मदर की वजह से है, क्योंकि अगर वो ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी वो उन्होंने ले रखी थी। और मेरे इन जी। लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है सर, और उनके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल होना मुझे नहीं लगता ये सब हो जाता। जी। जी और बाकी बिल्कुल। अगर सर इश्यूज और फैमिली के ये वो छोटी छोटी चीजें, ये मैं मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है, और ये डे टू डे बेसिस पे भी होता रहता है कुछ ना। अगर लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा? आपको सब कुछ साइड करना होगा। आपको इमोशनली भी अगर आप किसी चीज से अटैच हो और कुछ इश्यूज हैं, तो आपको थोड़े टाइम के लिए तो उसको साइड करना होगा, क्योंकि अगर उसको साइड नहीं करोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही। और बाकी मेरे साथ ऐसे कोई मेजर इशू तो नहीं था सर, बट छोटा मोटा तो जी चलता ही जी रहता है ठीक है। फैमिली में, और बाकी yes। अच्छा, एक चीज और भी मैं इसमें पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये पूरे एग्जाम के दौरान कि आपको क्या लगता है कि कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, या रिवीजन सर करना भी चाहिए या रिवीजन फिर तो पढ़ना सफिशियंट है? सर रिवीजन के बेस पे ही आपने कितनी भी प्रिपरेशन की है और आप लास्ट में रिवीजन ही नहीं करके गए हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। आपको जब जब आप पढ़ते हैं तब उस समय आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे अब दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है। बट आप अगले ही दिन उसको देखेंगे तो थोड़ा उसमें से कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो जाता है। तो रिवीजन तो मस्ट है सर। और रिवीजन आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपके नोट्स प्रॉपरली बने होने चाहिए। सर मैंने एक एक यूनिट और एक एक चीज के लिए नोट्स बनाए थे प्रॉपरली। एमसीक्यूज में से भी जो जो क्वेश्चंस थे, उनके जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस को लेके जिनके क्वेश्चंस अभी आए नहीं है बट इन फ्यूचर आ सकते हैं, वो 4 क्वेश्चंस को आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन है। अच्छा और अच्छा। उनमें से भी मैंने बहुत सारा अपना नोट्स बनाए हैं। प्रॉपर बुक्स जो मैंने पढ़ी है मैंने उनमें से भी नोट्स बनाए थे। जी। और वो नोट्स ही आपके आपको जेआरएफ दिला सकता है, उनका क्योंकि कुछ उन वो बुक्स का कुछ जिक्र अगर आप करना चाहें तो जरूर बता दीजिए, कौन सा बुक आपने पढ़ा? ये सर फॉर फर्स्ट पेपर केवीएस मदान, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। और जी। पेपर 2 के लिए सर विमर एंड डोमिनिक रिसर्च के लिए जी। मस्ट है। जी। सर बैरन एंड डेविस थ्योरी, मास कम्युनिकेशन थ्योरी बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। जी। और सर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए मैंने ई ज्ञान कोश रेफर किया था। जी। जी। ऐसे ऐसे जो कुछ यूनिट्स हैं हम्म। जिनको आप मतलब अगर आप पूरी बुक नहीं उस पढ़ना चाहते हैं तो ई ज्ञान कोश का जो हमारे पास वो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको जी। जरूर रेफर कर सकते हैं। या सेमियोटिक्स है, इन हम्म। चीजों के लिए आप ई ज्ञान कोश जरूर रेफर करें, क्योंकि वो हम्म। जो क्वालिटी कंटेंट है वो बनाया ही किसने है, वो हम्म। वही लोग हैं जो एग्जाम भी बनाते हैं। तो हम्म। अगर आप उन्हीं का लिखा हुआ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, तो एक चीज और कि जैसे आपने कहा कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ आपको मटेरियल पढ़ना चाहिए, आप कुछ वीडियो कंटेंट फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू का पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है, और आप उसको कहाँ से कैसे अवेल कर पाते हैं? जी। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अगर आपने वही रेफर नहीं किया ना सर, तो मुझे नहीं लगता कोई जेआरएफ कर सकता है, क्योंकि सिलेबस
आपका वाइड है बहुत ज्यादा, और उसको आप कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रेफर करने पड़ते हैं। एमसीक्यू सर मैंने रेफर नहीं किए हैं, और उसका रीजन ये है कि आपके पास इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। मैंने 2012 से लेके और अब तक लास्ट जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर, मैंने एक एक सॉल्व किया है सर, और एक बार ही नहीं कई बार ही सॉल्व किया है। और वो सब अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एमसीक्यूज की जरूरत रह जाती है, और पेपर 1 के लिए तो स्पेशली इतने एमसीक्यूज हैं। पेपर 2 के लिए हाँ थोड़ा डेटा थोड़ा हमारे पास कम है, उसके लिए आप एमसीक्यूज जरूर रेफर कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया था। मैंने सर जो आप प्रोवाइड करते थे एमसीक्यूज जो अपनी वीडियोस के बीच में, मैं वो कर लेती थी, और साथ में ही जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी तो पढ़ने का ये है कि आप 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको भी इन डिटेल आगे चल के पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रिया जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी वो मल्टीपल चॉइस वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप अभी प्रीवियसली कभी भी नेट जेआरएफ के एग्जाम में नहीं आए हैं, उनका कितना रोल रहता है, कितना योगदान रहता है? सब मेरे अकॉर्डिंग एनसीक्यू एंड टीवाईक्यू दोनों ही चीजों का बहुत रोल इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एक बार क्या होता है कि हम जैसे एक यूनिट को पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जैसे क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमारे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। और जी जी। टीवाईक्यू वगैरह आप करेंगे तो आपको उससे पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि कौन सी जगह से और किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें साथ ही साथ आप मुझे ये भी जरूर बताइए कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा है आधारित, उसमें आपको नाम जी याद रखने हैं थेरिस्ट के, ईयर याद रखने हैं, कई बार तो आपको डॉट टू डॉट यानी कुछ मैच मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी ढेर सारा आपको फैक्चुअल डेटा याद रखने हैं। उसको याद करने के लिए आप क्या कौन सा तकनीक अपनाती थी देवयानी जी, और प्रिया जी भी आप बताइएगा। जी सर सर मेरा इसके लिए जैसे जी देवयानी जी। सर मेरा मैं बताऊं कि मेरा कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल जो पोर्शन है, जो ईयर्स हैं, ये सब लर्न करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं क्रैम नहीं कर पाती हूँ, मैं कंसेप्ट को समझ लेती हूँ, वो मेरे लिए इजी है, बट सर एग्जाम है तो करना पड़ेगा। और सर इसके लिए तो अ, इसमें मैं निमोनिक्स और जो भी ट्रिक्स और मैं यूज कर सकती थी, किसी की हेल्प ले सकती थी, मैंने वो सब कुछ किया, क्योंकि अब तो ज्यादा जैसे आप कह रहे हैं कि एग्जाम में ज्यादा यही ईयर्स और हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। सर मैं मतलब जैसे एक दिन के लिए एक टारगेट रख लेती थी जो बहुत ज्यादा टफ है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। और सर इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि कई बार आप जैसे बैठे बैठे लर्न कर रहे हैं, ये चीजें बहुत बोरिंग लगती हैं कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं सर आपकी वीडियोस रेफर कर लेती थी हिस्ट्री के लिए। आपने हिस्ट्री रेडियो की, न्यूज एजेंसीज की, सबकी आपने हिस्ट्री कराई हुई है, कमिटीज की। तो सर वीडियोस में कोई और, हम ये चाहते हैं हमेशा कि कोई और बोले है और हम बस सुने, हमें ज्यादा वो ना करना जी पड़े, जी और किसी सेकंड पर्सन की बात कही हुई वो चीजें याद रह जाती हैं। उसके साथ कई बारी हम क्लास में कुछ आप डिस्कशन और जी। एक दो एग्जांपल के साथ कुछ बताते हैं, तो वो इजी हो जाता है लर्न करना। जी जी। ठीक है। अच्छा प्रिया जी, आपका ये इन सारे जो फैक्चुअल डेटा है उसको याद करने के क्या तरीके, क्या तकनीक रहे हैं? जी सर जैसे मेरा तो सर इसमें दोनों ही चीजें ठीक है, मेरे को फैक्चुअल भी याद हो जाता है और कॉन्सेप्चुअल भी हो जाता है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्लासेस सर इतनी इंटरेक्टिव होती थी मेरे टाइम जी पे, अभी भी होती है नो डाउट। तो जी। उसमें जो कमेंट करते रहते हैं ना हम लोग, तो मेरे को फैक्चुअल पेपर 2 का तो वही क्लासेस में ही याद हो जाता था। उसके हम्म। अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे पेपर 1 का सर, आप ये पेज देख रहे हैं मेरा, ये पूरा जी जी। पेपर 1 है। अच्छा। इसमें मैंने पेपर 1 पूरा डाल रखा है। तो फैक्चुअल के लिए आप क्या करिए, जैसे कि अलग से लिख लीजिए, कुछ पेज में लिख लीजिए, आप डेली उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। डजेंट मैटर कि आपको याद हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन हम्म एक बार दिन में वो फैक्चुअल डेटा आप पढ़ लीजिएगा, तो 10-15 दिन भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें फैक्चुअल डेटा याद हो जाता है।
कोई कोई अलग तकनीक, तो जैसे आपने कहा कि क्या स्टिकी नोट्स बनाती हैं या फिर नोट्स में आप उसको याद करती हैं लाइन बाय लाइन, कुछ किस तरीके से, कुछ अगर आप बता पाएं। सर जैसे मैं ये दिखाती हूँ, ये जी मेरे जी। SDG गोल है 17। ओके। तो हाँ हाँ। ऐसे हम याद करने बैठते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, लेकिन ये 17 मैंने शॉर्ट में लिख लिए। हम्म। ऐसे ही सर ये देखिए, वेब 2.0, वेब 3.0, ऐसे मतलब बिल्कुल जो फैक्चुअल डेटा है, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जी जी। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी ठीक है। निमोनिक्स सर वगैरह ये सब चीजें तो होती है। जी, दिव्यानी सर जी कुछ कह पेपर रही हैं। वन के लिए सर पेपर वन के लिए अगर आप इस तरीके की कुछ चीजें लर्न करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि तलवीर सर को आपको रेफर करना चाहिए। वो जी जिस निमोनिक के साथ आपको स्टोरी बना के ऐसी चीजें लर्न करवाता है, कोई और नहीं करा सकता है। जी। सर ऐसे ही SDG उन्होंने कराया था, MDG SDG और हिस्ट्री, एक हायर एजुकेशन की हिस्ट्री भी बहुत लंबी चौड़ी है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो जो एक स्टोरी बना के, और किसी ने कमेंट भी किया हुआ था, एक अलग सी स्टोरी बनाई हुई थी सर, वो मैं अब कभी भूल ही नहीं सकती। वो ऐसी अच्छा स्टोरी है अच्छा। प्री बिल्कुल। इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तलवीर सर भारत के लीडिंग एजुकेटर्स में से बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेटर हैं, आप जानते हैं। तो हम्म। बिल्कुल सही बात है। और एक बात, जैसे मैं चलते चलते आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि इस पूरे जो जर्नी में क्या लैंग्वेज कहीं बैरियर बन के आया क्या, कि हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आता है हिंदी नहीं आता, ऐसा कुछ फेस किया आपने पेपर 2 या पेपर 1 में, दिव्यानी जी। सर नहीं, सर नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू आई थिंक हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए शायद आता है, और वैसे तो नहीं आना चाहिए पेपर 2 के लिए, क्योंकि आप तो हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपकी हर वीडियो में कोई भी कंटेंट है तो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। जी जी। बट सर मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश में तो कंटेंट अवेलेबल हो जाता है इजीली। प्रिया जी, आपके साथ कोई ऐसी चैलेंजेस रही हैं हिंदी और इंग्लिश का? सर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा PG तक मेरा हिंदी मीडियम रहा है सर। अच्छा मैंने अच्छा। अभी आके इंग्लिश मीडियम मतलब नेट JRF की प्रेपरेशन में मैंने अपनी इच्छा से चेंज कर लिया है इंग्लिश में पढ़ना। और अगर फर्स्ट पेपर की बात करूँ ना, तो कोई हिंदी में पढ़ ही नहीं सकता फर्स्ट पेपर, तो ऐसा है मतलब आप चाहेंगे ना तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आएगा सर। और बाकी हर एजुकेटर ये ध्यान रखता है कि वो इतना फ्रेंडली पढ़ाए, हिंदी और इंग्लिश जी दोनों ही चीजें जी कंबाइंड लेके चले, तो वो तो जी। बैरियर नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मतलब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हिंदी से इंग्लिश में, तो वो कितना चैलेंजिंग था? अ, थोड़े टाइम के लिए रहा था सर, जैसे 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन क्लासेस में तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, बुक्स में मेरे लिए बिल्कुल रहा था, लेकिन क्लासेस में तो मुझे ये बैरियर कभी फील नहीं हुआ। जी जी। अच्छा, बिल्कुल। ये बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज रहता है, ये बात मैंने पूछ लिया। नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में बताइएगा। सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा है वो सब वेस्ट हो सकता है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो। मेरे जी जी। पास जो भी मैं वीडियो भी देखती थी, या गूगल पे सर्च कर रही थी, या बुक्स पढ़ रही थी, उस हर चीज से जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, जो भी मेरे वीक पॉइंट से मुझे जी लगता जी। था कि ये मैं भूल जाऊंगी, उनको मैं प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स बनाती थी। बहुत अच्छा। आपको ये नहीं है कि आपको बहुत सुंदर राइटिंग में कुछ ऐसा लिखना है, बस इतना होना चाहिए कि पेपर से आप 10-15 दिन के अंदर उसको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का रिवीजन कर सकें। ऐसे नोट्स ओके। आपके होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। प्रिया जी, आप बताएं कि इस पूरे चैलेंजेस के दौरान आपको अगर कुछ और भी ऐड करना है एक्सपायरेंट्स के लिए, क्या वो मैसेज रहेगा आपके अनुसार? सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे लास्ट ईयर मेरा नेट हुआ था, मेरा JRF कुछ मार्क्स से रह गया था। तो एक काम मैंने किया था, जैसे कि लास्ट टाइम का पेपर मैंने उठाया, जब पेपर हो गया उसका मैंने ऑफलाइन प्रिंट निकाला, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को देखा कि कहाँ पर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे मैं एग्जाम हॉल में आके मतलब डाउटफुल सिचुएशन में रह रही हूँ कि ये जी। होना चाहिए, ये होना चाहिए, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे आ ही नहीं रहा। तो आप वहां से अपनी वीकनेस को पकड़ सकते हैं, जैसे इस बिल्कुल बार अपने, जिनका नेट हुआ है हाँ, अपने JRF कमियों को नहीं हुआ है। थोड़ा पहचानिए, उस पर काम करिए, बिल्कुल सही बात है। दिव्यानी जी, चलते चलते बताइए कि क्या मैसेज देना चाहती हैं जो है लर्नर्स को या एस्पायरेंट को। मैं सर कुछ स्टूडेंट्स की आपके ग्रुप में भी क्वेरी थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रामोफोन की स्पीड और ये सब चीजें हम कहाँ से पढ़े, कैसे प्रिपेयर करें। सर मैं उस चीज का आंसर करना चाहूंगी। आपको 100% स्कोर नहीं करना है। आप
अपनी प्रिपरेशन ये भी तो देखिए कि कट ऑफ 70% है, आपको 100% स्कोर करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सर PYQ को अपनी प्रिपरेशन का बेस बनाइए, उससे आपको पता चलता है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या चीजें आप कर सकते हैं और क्या चीजें आप अभी नहीं कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपको वर्क करना है। जी उस चीज पे मैं कहूंगी कि ज्यादा फोकस रखिए, आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी, आपको ये भी पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। अच्छा, कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है, और कंसिस्टेंसी अगर कहीं ब्रेक हो तो उससे कैसे निपटें? प्रिया जी, ये थोड़ा सा आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो। जी सर कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहे डेली का 4 घंटा ही लेके चलिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बीच में अगर आप 1-2 दिन मिस कर देंगे तो आपका जो फ्लो है वो टूट जाएगा, फिर से आपको बनाने के लिए कुछ दिन लगेंगे। तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि बीच में मतलब 2-3 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी जी जी। ये क्यों क्यों ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब कई बार हमें उस पूरे मैकेनिज्म में हमें अपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को उसमें लगा के रखना होता है। तो जब हम एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अपने एक स्टडी का इकोलॉजी बना के रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। और आपको क्या लगता है कि एक लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जो आपके साथ हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो कुछ सीनियर होंगे, उनसे कम्युनिकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन में? और दूसरी बात है कि कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे एग्जाम के दौरान आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हो गए, सोशल मीडिया यूज करना। क्या इन सब चीजों से बचना चाहिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है, ये होते रहता है? दिव्यानी जी। सर एटमॉस्फेयर आपका, एनवायरनमेंट आपका बहुत मैटर करता है, आपके जी आसपास कैसे लोग हैं। जी सर मैं आपके ग्रुप की ही बात करती हूँ, तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। जी स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाते हैं या चीज सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ऐसे ही आसपास भी कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि कुछ लोग आपको हेल्प करते हैं कि अगर आप कहीं अटक भी रहे हैं कि नहीं हो जाएगा ठीक है। आपकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत मैटर करता है। जी जी और रही बात सर सोशल मीडिया की, तो सर इस बीच में जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी मैंने सब कुछ आईडीज अपनी डीएक्टिवेट कर दी थी और कुछ मैं एप्स ही अनइंस्टॉल कर दी थी कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कोई वीडियो आ रही है या मतलब कोई सजेशन में कुछ आ रहा है, मैं ब्लॉक कर देती थी उसी टाइम सर कि अभी नहीं देखना है, बाद में बहुत टाइम है देखने का, फिर देखेंगे फिर देखना है। जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये सब चीजें, डिस्ट्रैक्शन हटाना। प्रिया जी, डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं, और क्या डिस्ट्रैक्शन नाम की सर कोई है भी? अगर जी जी बताएं। सर वैसे तो मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन एज सच नहीं रहता था, मैं तो पूरा दिन लाइब्रेरी में रहती थी, तो फोन हम्म, वोन भी एज सच मैंने ज्यादा यूज नहीं किया। सोशल मीडिया से मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट तो कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने आप को लिमिटेड रखा उन चीजों के लिए। तो जी डिस्ट्रैक्शन तो सर किसी को, अगर आपको पता है कि आपने कोई चीज स्टार्ट करी है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, तो ये सब चीजें तो आपको मैनेज करनी सीखनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। लेकिन चलते चलते मैं जरूर कहूंगा कि कोई एक मैसेज जो आप मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर कहिए लर्नर्स को। कौन सी वो की पॉइंट होंगे, कुछ की ऑफ सक्सेस? जी प्रिया जी। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की, और आपका हार्ड वर्क जरूर पे ऑफ करेगा अगर आप कंसिस्टेंट डेडिकेटेडली लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, आप बताएं। जी और सर मैं ये कहना चाहूंगी एक चीज सर, मैं एडिशनल वो ऐड करना चाहती हूँ। जैसे जी कुछ बच्चों का ये रहता है ना सर कि हमने वो पूरे साल बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, हमारे पास नॉलेज भी बहुत है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम उस चीज को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड जी ऑफ स्टेट ही पता नहीं क्या हो जाता है, वहां जाके सब भूल जाते हैं, ये हो जाता है। ऐसी चीजें बहुत होती है। तो सर जैसे आपको अगर किसी चीज से डर लगता है ना, तो उस डर को आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैदान में जाने से पहले फेस कीजिए, आपका वो डर खत्म हो जाएगा। तो जी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है एग्जाम हॉल में आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, माउस मिलेगा, आपको जाके एग्जाम देना है, 3 घंटे का देना है, ये जी सारी बातें पता होती है, तो क्यों ना इस चीज को आप घर पे पहले ही फेस कर लें।
अगर आप घर पे 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप ये काम करिए, बिल्कुल आप कंप्यूटर या लैपटॉप लीजिए, फोन नहीं लीजिए। उस पे आप जो माउस हमें एग्जाम हॉल में मिलता है वो माउस आप लीजिए, 3 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15 दिन आप ये चीज करेंगे तो क्या आपको लगता है आपको एग्जाम हॉल में जाके डर लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। प्रिया जी ये कह रही हैं कि जो बॉडी क्लॉक है और हमारा माइंड क्लॉक है, मान लीजिए आपका 12 बजे से लेके 3 बजे तक का बीच में एग्जाम है दोपहर में, तो उसी दोपहर के एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मई को एक आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप 20 अप्रैल से ही उस पूरे टाइम क्लॉक के अनुसार बैठिए। और जो एग्जामोफोबिया होगा, जो एग्जाम का प्रेशर होगा, आप फिर एग्जाम में अचानक से बिना प्रिपेयर किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए जाते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। कई बार आप जो बिल्कुल। याद होती हैं चीजें वो भी भूल जाते हैं। तो उससे निपटने के लिए आप पहले ही प्रैक्टिस कर लें, 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर लें। आप यही कहना चाह रही हैं प्रिया जी। ये एक बहुत अच्छा बिल्कुल सजेशन हो सकता है, जरूर इस बात पे ध्यान देंगे लर्नर्स। चले, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को फिर ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसे कल को फ्यूचर में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, रिसर्च स्कॉलर तो आप बन ही गए हैं वैसे ऑफिशियली, सिर्फ आप कहीं पीएचडी एडमिशन हो जाए, अदरवाइज आज से ही आप एलिजिबल तो हैं ही रिसर्च स्कॉलर बनने के। और जेआरएफ के बाद बहुत मुश्किलात नहीं आते पीएचडी एडमिशन में। अब आप अपने चॉइस के अनुसार कई बार यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई। और आप लोग यहाँ पे आए, इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कुछ अपने पॉइंट्स शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सर।